प्रिय विद्यार्थियों, शुभ प्रभात, नमस्कार। शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर्देव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात उस गुरु को बारंबार प्रणाम है, उस गुरु को नमन है जिन्होंने है, यानी को ब्रह्मा बताया है, गुरु को विष्णु कहा गया है, गुरु को महेश्वर की संज्ञा भी दी गई है। और गुरुदेव जो है, गुरु के बिना जो है ये जीवन जो है अंधकार है। गुरु को जो है परब्रह्म यानी इस संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञाता ही माना गया है। गुरु को, उस गुरु को बारंबार प्रणाम है, नमन है, सत सत प्रणाम है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। एक शिक्षक की जीवन में क्या उपयोगिता होती है, ये एक सच्चा गुरु ही जानता है या उसका सच्चा शिष्य जो है वो जानता है। तो हमें जो है गुरु ज्ञान देता है, इस अंधकार में जीवन के जो अंधकार को है वो दूर करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर शिक्षक दिवस की सभी गुरुजनों को, सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब हम अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है बीए फाइनल। बीए फाइनल का सेकंड पेपर और उसकी इकाई हमारे पास है 4, यानी यूनिट 4 लेकर आए हैं, जिसका हमारे पास सिलेबस ये रहेगा कि भाषा का वैज्ञानिक परिचय। भाषा का वैज्ञानिक परिचय, इसके बाद आधुनिक हिंदी भाषा, आधुनिक हिंदी भाषाएं, भाषा का वैज्ञानिक परिचय, इसके बाद हिंदी भाषा का सामान्य परिचय। हिंदी भाषा का सामान्य परिचय। इसके बाद प्रिय विद्यार्थियों एक है देवनागरी लिपि का सामान्य परिचय। देवनागरी लिपि का सामान्य परिचय, यानी बीए फाइनल के अंतर्गत जो हमारा पेपर रह गया था कोरोना महामारी के कारण, वो पेपर संभव नहीं हो पाया, वो पेपर हम आज शुरू करने जा रहे हैं। जिसका जो सिलेबस है, कौन कौन सा टॉपिक हम पढ़ेंगे, इसमें भाषा का वैज्ञानिक परिचय पढ़ेंगे कि भाषा क्या है, उसकी विशेषता क्या है और उसके प्रकार कौन कौन से हैं। आधुनिक हिंदी भाषाएं, इसके बाद हिंदी भाषा का सामान्य परिचय और इसके बाद देवनागरी लिपि का सामान्य परिचय। तो ये हमारे पास 4 टॉपिक हैं यूनिट नंबर 4 से, और 20 नंबर के जो इसमें से अंक आएंगे। तो ये टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं। और सबसे पहला ही हमारे पास जो क्वेश्चन है वो रहेगा भाषा की परिभाषा।
भाषा की परिभाषा, विशेषताएं, विशेषताएं और विविध प्रकार, विविध प्रकार। यानी पहला जो क्वेश्चन बनेगा पहले पॉइंट से वो ये है कि भाषा की परिभाषा क्या है, भाषा की विशेषता और भाषा विज्ञान की दृष्टि से विविध प्रकार। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि भाषा क्या है। भाषा किसको कहते हैं? यानी भाषा जो शब्द है भाषा जो शब्द है वो भाष धातु से बना है और इसका जो अर्थ हम लेंगे वो है वक्तव्य वाणी, वक्तव्य वाणी। यानी भाषा जो है वो भाष धातु से ली गई है। उसका सामान्य जो अर्थ है संस्कृत में, उसका मतलब, उसका अर्थ होता है व्यक्त वाणी। यानी उसकी जो व्यक्ति जो बात करता है, जो अपने विचार है वो उसको आदान प्रदान करता है, वो उसकी जो भाषा है, वो उसकी जो शैली है वो क्या है, वो व्यक्त वाणी है। वही क्या है, वही एक भाषा है। लेकिन इसको हिंदी के अंदर हम इसे सुगठित भाषा कहेंगे। सुगठित भाषा जो है व्यक्ति की, वही एक भाषा का रूप बन सकती है। तो आगे देखें कि भाषा जो है जिसका अर्थ होता है व्यक्त वाणी। व्यक्त वाणी यानी व्यक्ति की जो वाणी होती है वही क्या है, भाषा है। और अगर हम कहें कि भाषा और क्या है, तो भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने जो परस्पर विचार हैं वो दूसरों के साथ साझा करते हैं, उनको भली भांति वो उसके माध्यम से वो प्रकट करता है। किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से। तो भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, आदान प्रदान करता है। यानी भाषा एक माध्यम हो गई। जैसे मैं आपसे आज लाइव रूबरू हो रहा हूं, अपनी जो बात है वो आपको कह रहा हूं, यानी अपना एक माध्यम हो गया। मैं कोई भाषा से आपके साथ बात कर रहा हूं, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो एक विचार विनिमय है, वो भी क्या है, भाषा का एक रूप माना जाता है। भाषा का वो भी एक माध्यम है। तो क्या माने हैं कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से व्यक्ति क्या है, अपने विचार दूसरों के सामने रखता है और दूसरों के विचार उसी भाषा के माध्यम से व्यक्ति क्या है, वो सुनता है। तो भाषा की परिभाषा होगी सामान्य तौर से कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों का क्या करता है, आदान प्रदान करता है। अब अगर हिंदी साहित्य के दौरान कुछ एक विद्वानों ने अपने अपने तरीके से भाषा की परिभाषाएं दी हैं, अपने अपने तरीके से, अपने अपने ढंग से उन्होंने अलग अलग भाषाएं जो परिभाषा दी है वो इस प्रकार है। कुछ एक विद्वानों की भाषाएं हम देखते हैं। सबसे पहले जो भाषा हमारे सामने आ रही है वो है डॉक्टर बाबूराम सक्सेना। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना भाषा के बारे में क्या कहते हैं कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप में भाषा कहा जाता है। यानी जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा
जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर भली भांति विचार विनिमय करता है, विचार विनिमय करता है, वो क्या कहलाती है? वो भाषा कहलाती है। यानी बाबूराम सक्सेना का कहना है कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा, यानी एक सुगठित ध्वनि होगी, उसके अंदर हम चिन्हों का प्रयोग करेंगे, यानी सुगठित ध्वनि चिन्ह होंगे, ध्वनि द्वारा उसका प्रयोग करेंगे, और मनुष्य क्या है? आपस में परस्पर जो है विचारों का आदान प्रदान करेंगे। जैसे हम भाषा के बारे में आपसे अपने विचार जो है वो साझा कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं, आप भी अपने विचार जो है वो बताएंगे कि ये जो विचार विनिमय होता है ये भाषा के दौरान आता है कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य भली भांति विचार विनिमय करता है वो क्या कहलाती है? वो भाषा कहलाती है। ये परिभाषा थी डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की। एक पाश्चात्य विद्वान है डॉक्टर स्वीट की परिभाषा देखें। डॉक्टर स्वीट जो है वो पाश्चात्य विद्वान है, पश्चिमी विद्वान है। उन्होंने क्या कहा है? ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों का प्रकटीकरण, विचारों का प्रकटीकरण, यानी विद्वानों ने अपनी अपनी भाषाएं अपने अपने तरीकों से कही है। बात वही है जो इन्होंने कही है। इन्होंने कहा है कि डॉक्टर स्वीट कहते हैं कि ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा, यानी शब्दों में क्या होगी? एक ध्वनि होगी। अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं वो एक ध्वनि के माध्यम से, ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों का प्रकटीकरण, विचार जो प्रकट होते हैं एक दूसरे मनुष्यों के, वो क्या है? वो एक भाषा का रूप लेती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने देखा है कि भाषा क्या है? भाषा जो है भाष धातु से बनी है, और भाष धातु का मतलब है विचारों का प्रकटीकरण। विचारों का जो है प्रकटीकरण, व्यक्त जो विचार हैं वो क्या कहलाते हैं? भाषा कहलाते हैं। यानी भाष धातु से बना है, संस्कृत का शब्द है। इसके बाद हम बात की कि भाषा जो है वो अर्थ क्या है उसका? व्यक्त वाणी। अब मैं व्यक्त वाणी है कोई भी व्यक्ति की, वो एक भाषा है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान दूसरे मनुष्यों के साथ करता है, दूसरे मनुष्यों से वार्तालाप करता है। वो क्या है? वो माध्यम क्या है? वो माध्यम एक भाषा का माध्यम है, यानी वो भाषा। अब हम आगे जानते हैं कि भाषा किस प्रकार की होनी चाहिए, यानी भाषा के गुण क्या होने चाहिए, कैसी भाषा हो कि सामने वाला जो है वो हमारे विचारों से लाभान्वित हो, प्रभावित हो। तो आइए अब हम देखते हैं कि जो विचार है भाषा के वो किस प्रकार के हों, यानी उसकी विशेषताएं कौन कौन सी हो सकती है। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है भाषा की विशेषताएं। यानी हमने भाषा की परिभाषा देखी, उसके बाद हम बात करते हैं विशेषताओं की। यानी एक भाषा के अंदर क्या क्या विशेषताएं होना अति आवश्यक है, कौन कौन सी विशेषता हो, कौन से गुण हो, जिससे वह एक माध्यम बने कि सुगठित भाषा है, अच्छी भाषा है, अच्छी भाषा शैली है। तो भाषा की विशेषताएं देखें कि नंबर 1 पे भाषा आद्यांत सामाजिक वस्तु है। भाषा आद्यांत सामाजिक वस्तु है। भाषा आद्यांत सामाजिक वस्तु कैसे है?
क्यों उसको सामाजिक भाषा कहते हैं? क्योंकि भाषा का हम अर्जन करते हैं और मनुष्य का जो जन्म है वो समाज में ही होता है। व्यक्ति का जन्म जो समाज में होता है उसे क्या है कि वो भाषा का अर्जन करता है, यानी भाषा का अर्जन भी वही होता है, यानी वो अर्जित करता है। भाषा कोई वस्तु नहीं है। भाषा क्या है? भाषा जो है वो एक अर्जन है जो दूसरों के से हम प्राप्त करते हैं, उसके वातावरण से और उसके सामान्य तौर तरीकों से। जिस प्रकार की वो भाषा सीखता है, बोलता है, उसी से हम सीखते हैं। तो भाषा आद्यांत सामाजिक वस्तु है। कैसे कि भाषा का अर्जन, भाषा का अर्जन यानी इसका जो जन्म है वो समाज में होता है। समाज में होता है इसका जन्म। कैसे? क्योंकि बच्चा जब शिशु जब जन्म लेता है तो वो भाषा है वो सीख कर नहीं आता, वो दूसरों के वातावरण से संपर्क से आकर ही वो भाषा सीखता है। इसीलिए भाषा को माना क्या है कि सामाजिक वस्तु उसको माना गया है। तो भाषा का अर्जन होता है यानी अर्जित की जाती है, और भाषा का जन्म है वो भी समाज में होता है, और इसका विकास जो है वो भी समाज में होता है। विकास भी समाज के दौरान होता है। विकास भी होता है, वो आगे बढ़ती है भली भांति से, ध्वन्यात्मक शब्दों से, परस्पर विचार विनिमय से। क्योंकि हमने पहले ही कहा है, पहली विशेषता है कि भाषा जो है वो आद्यांत सामाजिक वस्तु है। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव क्या है? मनुष्य सामाजिक प्राणी है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी किस लिए? क्योंकि वो समाज में रहता है, समाज के लोगों से मिलता है। और अगर वही व्यक्ति घर में बैठा रहे, उदाहरण स्वरूप अगर घर में बैठा रहे तो वो दूसरों के से संपर्क नहीं कर पाएगा, उनके विचार नहीं जान पाएगा, देश में, विश्व में, समाज में हो क्या रहा है। तो उसको जैसे बाहर जाना ही पड़ेगा। जब वो बाहर जाता है तो लोगों के संपर्क में आता है, लोगों के विचार मिलते हैं, अपने विचार प्रकट करता है। इसीलिए व्यक्ति को क्या है? सामाजिक प्राणी माना गया है। और पहली विशेषता जो है भाषा आद्यांत यानी जन्म भर जो है आद्यांत सामाजिक वस्तु है, और भाषा का अर्जन जो है वो समाज से होता है, और भाषा का जन्म भी समाज में होता है, और विकास भी समाज में होता है, और मनुष्य क्या है? सामाजिक प्राणी है। दूसरी विशेषता देखें, भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा क्या है? अर्जित संपत्ति, यानी भाषा जो है वो जैसे वस्तु मनुष्य का अर्जन जो है, वस्तु का जो निर्माण है वो तो हो जाता है, लेकिन भाषा का निर्माण कैसे होता है? सामाजिक के तौर तरीकों से। तो भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा को अर्जित किया जाता है, यानी मनुष्य भाषा का अर्जन अपने चारों ओर के वातावरण से करता है। मनुष्य भाषा का अर्जन जो है चारों ओर के वातावरण से करता है, यानी वो वातावरण से ही सीखता है। जैसे अगर बात करें उदाहरण स्वरूप कि भारत में जैसे कोई शिशु ने जन्म लिया है, भारत में जन्म लिया है, लेकिन वो जन्म लेते ही उसको उसके माता पिता विदेश ले गए, जैसे जर्मनी ले गए, तो वहां के वातावरण से, चाहे वो भारत में ही क्यों ना जन्मा हो, वहां के वातावरण से वो सीखेगा। वो भारतीय भाषा कभी नहीं सीख सकता। वो सीखेगा क्या सीखेगा? क्या कि वो वहां की जो भाषा है वो सीखेगा, यानी जर्मन भाषा सीख जाएगा। अगर वो ब्रिटेन में गया है तो वहां की अंग्रेजी भाषा सीख जाएगा। अगर वहां का कोई बच्चा है जन्म लेते ही यहां आया है तो वो क्या सीखेगा? भारतीय भाषा। तभी तो कहा है कि भाषा जो है वो अर्जित संपत्ति है। और अर्जित वो कैसे करता है कि भाषा मनुष्य का जो अर्जन है वातावरण से करता है, उसके विचारों से, वातावरण से वो प्रकट होता है। समाज में रहना पड़ता है उसको, और दूसरों से विचार विनिमय करना पड़ता है। इसी कारण भाषा अर्जित संपत्ति है, यानी वो किसी की एक संपत्ति पैतृक रूप में नहीं मिलती, हम उसको अर्जित करते हैं, पैतृक रूप में वो नहीं मिलती। इसके बाद देखें कि भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है।
तीसरा हमारा जो पॉइंट है, भाषा का अर्जन। भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है, अनुकरण द्वारा। भाषा का अर्जन जो है वो अनुकरण द्वारा कैसे होता है, किस प्रकार वो अनुकरण का माध्यम माना गया है? क्योंकि हमने पहले ही बात की है कि भाषा जो है वो अर्जित संपत्ति है। किससे प्राप्त होती है? दूसरों से, समाज से, समाज के लोगों से हम सीखते हैं। अगर वहां का समाज अच्छा है, वातावरण अच्छा है तो अच्छी भाषा सीखेंगे, वरना जो है भाषा का दुष्परिणाम भी देखने को मिलता है, दुष्प्रभाव भी हो जाता है। तो भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। और भाषा का जो अनुकरण द्वारा होता है, उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं कि बच्चे के सामने मां है, वो रोटी को रोटी कहती है। यानी भाषा का अनुकरण कैसे हुआ कि एक बच्चा है, मां है, वो बच्चे के सामने कोई वस्तु है, जैसे रोटी है, बच्चे को पता नहीं है और उसके सामने वो कहती है, रोटी को रोटी कहती है। तो बच्चा क्या करता है? उसको सुनता है, उसको ऑब्जर्व करता है, उसको सुनता है, उसके विचार यहां उसके मस्तिष्क पर पड़ते हैं, वो सोचता है। तो उसके बाद क्या होता है कि बच्चा रोटी को रोटी कहने लग जाता है, धीरे धीरे उसका विकास होता है। तो वो जैसे ही रोटी को देखेगा तो रोटी को रोटी कहेगा। यानी उसने क्या किया? उसने मां से अनुकरण द्वारा सीखा। और ये कहते भी हैं कि भाषा सिखाने की जो जननी है, सर्वप्रथम मां होती है। अगर मां अपने बच्चे को एक भाषा, सुसंगठित भाषा सिखाएगी, उसको बताएगी, तो बच्चा क्या है? सुसंगठित भाषा सीखेगा। अगर भाषा के दौरान ही कुछ गड़बड़ है, भाषा अच्छी नहीं है, तो बच्चे के सामने क्या है? फिर वही जो भाषाएं हम आमतौर पर समाज में कई जगहों पर मिल जाती है, वो भाषा का प्रयोग वो सीख जाता है। इसीलिए कहा है जो कि भाषा का अर्जन जो है वो अनुकरण के द्वारा होता है। और याद रखना, अनुकरण सदैव अधूरा होता है। अनुकरण सदैव अधूरा होता है। अब अधूरा कैसे? क्योंकि मां बच्चे के सामने रोटी को रोटी कहती है। अगर मां रोटी को कुछ और कहे तो बच्चा क्या है? हालांकि है वो रोटी, कुछ और कहे तो बच्चा धीरे धीरे उसी को और कुछ कहने लगता है। बाद में उसको जाकर पता चलता है कि ये तो रोटी थी। तो क्या हुआ? अनुकरण का क्या हुआ? अधूरा है। तो यही कहा है कि अनुकरण जो है वो हमेशा अधूरा होता है। और अनुकरण का सबसे बड़ा जो गुण है वो सदैव मनुष्य समाज से ही वो उसको सीखता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं, यानी भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता, क्योंकि उसका तो विकास वर्ष भर, जन्म भर, मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है, उसका विकास होता रहता है। तो भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं हो सकता। कैसे? कि जैसे कोई वस्तु है वो बनकर तो पूर्ण हो जाती है, कोई वस्तु है वो बनकर पूर्ण हो जाती है, लेकिन भाषा पूर्ण नहीं होती, भाषा बनकर तैयार नहीं होती, उसको समाज से सीखना पड़ता है हमें। तो वस्तु क्या है? वस्तु बनकर पूर्ण होती है, लेकिन भाषा नहीं, और हमने देखा है कि भाषा जो है समाज में
जो भाषा का अनुकरण करते हैं, इसीलिए भाषा को एक और भी नाम देते हैं, भाषा परिवर्तन विकास की प्रक्रिया है। भाषा परिवर्तन विकास की प्रक्रिया है। यानी वो सदैव क्या है, भाषा में परिवर्तन होते ही रहते हैं और अनवरत वो चलते रहते हैं, लगातार विकास उसका होता रहता है। तो यही था कि भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता, क्योंकि वस्तु तो बनकर पूर्ण हो जाती है लेकिन भाषा नहीं। और अमूक भाषा का जो अंतिम रूप है वो अमूक होता है और भाषा परिवर्तन ही विकास का एक रूप है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, जैसे भाषा जो है वो चिर स्थायी परिवर्तनशील होती है। भाषा क्या होती है, परिवर्तनशील। भाषा चिर परिवर्तनशील है। यानी भाषा जो है वो चिर परिवर्तनशील, विकास उसका होता रहता है, बनता है, बिगड़ता है, यानी विकास उसका जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलता ही रहता है। तो भाषा के मौखिक रूप को हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। यानी भाषा, जैसे मैं कुछ आपके सामने बोल रहा हूं, कुछ आपको बता रहा हूं, तो वो क्या है, मौखिक भाषा है। लेकिन उसको अगर मैं लिखित रूप में दूंगा, लिखित रूप में उसको लिखूंगा, तो वो भाषा में क्या है, वो उसके पीछे पीछे चलता है, उसका विकास हो जाता है। यानी भाषा चिर परिवर्तनशील है। भाषा जो मौखिक रूप से है, मौखिक रूप से उसको भाषा कहते हैं, लिखित रूप से उसके पीछे पीछे चलता है, यानी उसका परिवर्तन होता रहता है। यानी भाषा का पहले मौखिक रूप से हुआ, फिर लिखित रूप में हुआ, इससे उसका चिर परिवर्तनशील होता है। और भाषा जो मौखिक भाषा जो है, व्यक्ति अनुकरण से सीखता है। मौखिक यानी जो बोले गए शब्द हैं वो अनुकरण से सीखता है। जैसे मैं बचपन में किसी जैसे अनुकरण के द्वारा मैंने सीखा, माता से सीखा, पिता से सीखा, बहनों से सीखा, गुरुओं से सीखा, पड़ोसियों से सीखा। जो भाषा मैंने सीखी है मौखिक रूप से, तो उसका मैंने क्या किया है, अनुकरण किया है। जैसे उन्होंने बोली है, कोई अच्छी सुगठित भाषा बोली है, तो उसी का मैं रूप लूंगा। ऐसे बहुत सारे अनेकों उदाहरण मिलते हैं। तो ये उदाहरण मैंने मेरे स्वरूप लिया ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। यानी भाषा क्या है, भाषा के मौखिक रूप को भाषा कहते हैं, लिखित रूप तो उसके पीछे पीछे चलता है, इसलिए वो परिवर्तनशील है। और भाषा, मौखिक भाषा व्यक्ति क्या है, अनुकरण से सीखता है। और अनुकरण क्या होता है, पहले ही हमने बात की, अनुकरण सदैव अधूरा होता है। यानी मैंने बचपन में कुछ गलत भाषाएं सीखी है तो वो अनुकरण अधूरा रह गया। फिर मैंने समाज में जैसे गया, समाज से संपर्क किया, बच्चों से या गुरुओं से या और किसी से जो भी मुझे मिला, सीखा, और उससे क्या हुआ, मेरे अंदर भाषा में परिवर्तन हुआ। तो क्या है, भाषा हमेशा परिवर्तनशील रहती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। कैसे, यानी भाषा जो है वो पिता के द्वारा दी हुई कोई संपत्ति नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भाषा को हम सीखते हैं। कहां से सीखेंगे, समाज से, दूसरे लोगों से, बड़ों से, छोटों से जो भाषा है वो सीखेंगे। तो वो क्या है, भाषा जो है पैतृक संपत्ति नहीं है, अपितु वो समाज से अर्जित संपत्ति है। पैतृक नहीं, अर्जित संपत्ति उसको बोल सकते हैं। यानी भाषा अर्जित संपत्ति है, अर्जन किया हुआ है उसका। इसके बाद भाषा परंपरागत है। भाषा परंपरागत है। भाषा क्या है, परंपरागत है, व्यक्ति उसका अर्जन करता है, व्यक्ति उसका अर्जन करता है। यानी भाषा जो है परंपरागत रूप से चली आ रही है और सदैव चलती ही रहेगी। अनुकरण से शुरू होती है और समाज के द्वारा वो सिखाई जाती है। उसका परिवर्तनशील होना एक बहुत बड़ा गुण है
और भाषा जो है पैतृक संपत्ति नहीं है, भाषा परंपरागत है, व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है, उत्पन्न नहीं। पहले ही बात हमने की थी कि भाषा परंपरागत है, व्यक्ति उसका अर्जन करता है, उत्पन्न नहीं। यानी मैं कहूं कि मैं कोई भाषा को उत्पन्न करूंगा तो ऐसा नहीं हो सकता, भाषा को मैं केवल अर्जन करूंगा। हो सकता है आज मैं अच्छी भाषा है वो उसका शुद्ध रूप न बोलता हूं, लेकिन क्या है कि मैं दूसरे बड़े गुरुओं के संपर्क में जैसे ही आया, व्यक्तियों के संपर्क में आया, दोस्तों के संपर्क में, मित्रों के संपर्क में आया, तो मैंने धीरे धीरे उसको अच्छी भाषा उसको वो मैं सीखता गया। तो भाषा क्या है? परंपरागत है, व्यक्ति उसका अर्जन करता है, उत्पन्न उसको नहीं कर सकता। भाषा नेक्स्ट, भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था तक चलती है, वियोगावस्था तक चलती है। कैसे? कि भाषा संयोगावस्था से कैसे? कि भाषा को मैंने संयोग बस दूसरों के संपर्क से उसको सीखा, धीरे धीरे मैंने अच्छी भाषा को मैं सीख गया, अच्छी भाषा कहना सीख गया, तो मैं उसको संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर यानी शुद्ध रूप में उसको करता चला जाऊंगा और एक दिन जो है भाषा को अच्छी भाषा सीख जाऊंगा, फिर वो वियोगावस्था तक चली जाएगी। भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर है। और नेक्स्ट भाषा जो है, भाषा कठिनता से सरलता की ओर, भाषा जो है कठिनता से सरलता की ओर जाती है। पहले कोई शिशु है भाषा को सीखेगा, वो कठिन लगेगी उसको, कठिन रूप से वो उसको सीखेगा, और अगर भाषा को चेंज करना है, शुद्ध भाषा बोलनी है, तो हमें क्या है, शुरू में वो प्रारंभ में वो भाषा है कठिन लगेगी, धीरे धीरे हम उस भाषा का जैसे विकास होगा वो सरलता की ओर बढ़ती जाएगी। तो हमने कहा है कि भाषा कठिनता से सरलता की ओर जाती है। भाषा नेक्स्ट है यानी हमें भाषा के बहुत सारे गुण विशेषताएं देखने को मिलते हैं, कोई एक गुण उसमें नहीं है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे भाषा जो है, भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर बढ़ती है, सूक्ष्मता की ओर बढ़ती है। यानी भाषा क्या है, स्थूल रूप से बड़े रूप से छोटे रूप की ओर चलती है। भाषा पहले बड़ी यानी स्थूल रूप से बड़ी होगी, उसके बाद जैसे जैसे उसका विकास होगा उसके परिणाम स्वरूप वो भाषा है वो छोटी शुद्ध रूप में, सूक्ष्म रूप में वो आगे बढ़ती जाएगी। और आगे देखें कि भाषा अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर बढ़ती है, प्रौढ़ता की ओर बढ़ती है। यानी पहले भाषा जो है पूर्ण विकसित नहीं होती है, प्रौढ़ से वो विकसित होते हुए समाज के संपर्क के द्वारा विकसित होते हुए वो प्रौढ़ता की ओर चली जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने देखा कि भाषा की परिभाषा, भाषा के स्वरूप और उसके बाद भाषा की विशेषताएं कौन कौन सी थी, उसको एक बार फिर से बोलता हूं कि भाषा आद्यांत सामाजिक वस्तु है, भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा का अर्जन जो है वो अनुकरण द्वारा होता है, भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता, भाषा चिर परिवर्तनशील होती है यानी पल पल में बदलती है, परिवर्तन होती रहती है। भाषा किसी की पैतृक संपत्ति नहीं है बल्कि वो क्या है, अर्जित संपत्ति है, अर्जन करते हैं हम उसका। इसके बाद भाषा परंपरागत है, व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है, उत्पन्न नहीं कर सकता। भाषा जो है संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर जाती है, भाषा जो है वो स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर बढ़ती है, भाषा जो है कठिनता से सरलता की ओर जाती है, भाषा अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर जाती है। तो ये थी भाषा की विशेषताएं।
अब हम देखेंगे कि भाषा के प्रकार जो हैं वो कौन कौन से हैं, कौन कौन सी भाषाएं के प्रकार माने गए हैं। भाषा के विविध रूप, तीसरा हम पॉइंट ले रहे हैं, भाषा के विविध रूप। विशेषताएं हमने देखी, परिभाषा कंप्लीट हो गई है। तो भाषा के विविध जो प्रकार हैं भाषा विज्ञान की दृष्टि से वो इस प्रकार हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से विविध रूप, यानी भाषाओं के विविध रूप हमें देखने को मिलते हैं कि जैसे बात करें कि प्रारंभ में हमें ये लगता है, ये प्रश्न जो है प्रत्येक व्यक्ति के मन में होता ही होता है कि जो भाषा है उसकी मूल भाषा कौन सी रही होगी, उसके मूल में क्या रहा होगा। जैसे हम मानते हैं नहीं कि धरती का जो पहला जो मनुष्य माना जाता है, वैदिक काल से हमने वेदों में पढ़ा है कि मनु को माना गया है। उसी प्रकार हम मानते हैं कि भाषा का कोई मौखिक, कोई भाषा का जो है विविध रूप हुआ होगा, मूल रूप से कोई भाषा रही होगी। तो विद्वानों ने उसके बारे में क्या कहा है उसका विस्तार पूर्वक हम वर्णन करेंगे। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम ले रहे हैं मूल भाषा, यानी मूल भाषा। ये स्वाभाविक सा जो है प्रश्न हर एक व्यक्ति के मन में उठता है कि हम जो ये भाषा सीख रहे हैं, उर्दू, फ्रेंच, इंग्लिश और हिंदी, संस्कृत, मराठी, अरबी, जो भी है भाषाएं सीखते हैं, उनके मूल में कोई न कोई भाषा अवश्य रही होगी। तो उसका देखें कि कौन सी भाषा रही होगी, विद्वानों ने किसको कौन सी संज्ञा दी है। तो मूल भाषा, जिस प्रकार हम जो है मानव सृष्टि का मूल रूप, मूल पुरुष जो है मनु को मानते हैं, उसी प्रकार विश्व में बोली जाने वाली अनेकों भाषाएं हैं, उसके मूल में कोई भाषा रही होगी। तो विद्वानों ने 8-10 कोई मूल भाषा को माना है, पारिवारिक उनका वर्गीकरण किया है। वो इस प्रकार है, जैसे भारतीय, मूल भाषा, भारतीय जो भाषा है उसके मूल में कौन सी भाषा रही होगी, 8-10 भाषाओं का हम यहां पर जिक्र करेंगे। तो बारोपीय भाषा है, बारोपीय भाषा को मूल भाषा माना गया है। कतिपय विद्वानों ने इसका वर्गीकरण भी किया है। तो भारतीय जो मूल भाषा है, जिस प्रकार सृष्टि का मूल पुरुष मनु था, उसी प्रकार भाषा की जो सृष्टि है वो क्या है, भाषा के मूल में बारोपीय भाषा रही होगी, ये विद्वानों का मत है। तो इसका क्रमानुसार वर्गीकरण कैसे किया उन्होंने, क्रमानुसार उसका वर्गीकरण देख लेते हैं। तो मूल बारोपीय भाषा, उसके बाद जैसे इसका विकास क्रम हुआ, फिर बारोपीय भाषाएं आई, बारोपीय भाषाएं आई, उसके बाद ईरानी भाषा, ईरानी भाषा आई। उसके बाद जो भाषा का विकास जो क्रम हुआ, हिंद ईरानी, हिंद ईरानी। उसके बाद जो भाषा विकसित हुई वो थी वैदिक। उसके बाद जो भाषा थी वो थी संस्कृत। उसके बाद जो संस्कृत, उसके बाद पाली, उसके बाद प्राकृत, प्राकृत का विकास हुआ। उसके बाद जो आगे जाकर अपभ्रंश, भाषाओं का एक रूप हमें अपभ्रंश भी देखने को मिलता है। और उसके बाद जो भाषा आई वो आधुनिक आर्य भाषाएं, आधुनिक आर्य भाषा।
यानी भाषा का जो मूल भाषा है, कतिपय 8-10 जो विद्वान हुए हैं उन्होंने 8-10 भाषाओं को माना है, और उसका विकास जो क्रम है वो इस प्रकार हुआ था कि मूल भाषा तो उन्होंने बारोपीय भाषा मानी, मूल बारोपीय, इसके बाद क्रमानुसार मूल बारोपीय भाषा, उसके बाद बारोपीय भाषाएं, ईरानी भाषा, हिंद ईरानी भाषाएं, वैदिक, संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, इसके बाद फिर अपभ्रंश भाषाएं आई। इसके बाद धीरे धीरे करके अब आधुनिक युग में जो है आधुनिक आर्य भाषाओं को माना गया। तो ये था जो पहला जो प्रकार मूल भाषा, यानी मूल भाषा के रूप में हम किस प्रकार इसको लिखेंगे, किस प्रकार विकास हुआ उसका, वो हमने देखा। अब दूसरा पॉइंट हम करेंगे, मूल भाषा के बाद भाषा। मूल भाषा के बाद भाषा की बात करते हैं। मूल भाषा तो हमने देखी कि उनका मूल रूप कौन सा था, कौन सा उसका परिवार था, किस परिवार से वो मानी जाती है, यानी बारोपीय परिवार से वो आती है। इसके बाद हम भाषा की बात करेंगे। सामान्यतः हम जानते हैं कि अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, रूसी, चीनी, हिंदी इत्यादि सब क्या है, भाषाएं हैं। यानी अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, चीनी, ईरानी और हमारी भाषा हिंदी, यानी ये क्या है, ये भाषाओं, मूल भाषा से हटकर ये भाषाओं के प्रकार हैं। सामान्यतः हम जानते हैं कि अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, चीनी, ईरानी, हिंदी ये जो भाषाएं हैं। इसके बाद विश्व में अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं। विश्व में क्या है, अनेकों भाषाएं बोली जाती है। और भाषा हम किसको कहेंगे कि अनेकों भाषाएं बोली जाती है। विश्व में जब किसी जन समूह द्वारा, विश्व में जब किसी जन समूह द्वारा उसकी भाषा, उसका महत्व जब बढ़ जाता है, उसका महत्व जब बढ़ जाता है तो वो क्या कही जाती है, वो एक भाषा का रूप ले लेती है। यानी भाषा कैसे बनती है कि विश्व में जब किसी जन समूह द्वारा उसकी प्रचलित कोई बोली थी, वो उन्होंने उसका सामान्य रूप में वो एक पहले बोली थी, और उसके बाद क्या हुआ, उसका महत्व धीरे धीरे कार्यों में उसका महत्व बढ़ता गया, वो आगे से आगे उसका विकास होता रहा, और उसके पूरे के पूरे कार्य जो है, कामकाज है, सरकारी जो कामकाज है, कार्यालयों में है, पत्र व्यवहार है, उसमें उसका जब होने लगता है तो वो एक भाषा का रूप ले लेती है। तो भाषा क्या कि भाषा हम जानते हैं कि भाषा अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, चीनी, ईरानी, हिंदी ये इत्यादि भाषाएं हैं। विश्व में जब किसी जन समूह द्वारा उसकी भाषा का महत्व जब बढ़ जाता है, जब वो बोलचाल में आ जाती है, तो वो क्या है, भाषा का एक रूप ले लेती है। तो ये थी हमारी भाषा। जैसे हमारी भाषा है ना हिंदी, ये थी हमारी भाषाएं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। जैसे इसका क्रम हुआ विभाषा, इसका क्रम हम जैसे विभाषा से तीसरा पॉइंट। अब ये विभाषा क्या है, यानी भाषा तो हमने देखा था कि एक पूरे विश्व में जन समूह है, पूरा जन समूह उस भाषा को बोलता था, उसका महत्व बढ़ गया था, यानी बोलचाल में आ गई, कार्यालयों, राजकीय पत्र व्यवहार उसमें होने लगे, तो वो भाषा कहलाई। अब विभाषा क्या है, ये विभाषा है। विभाषा क्या है, तो आधार पर होती है, आधार पर, यानी जो स्थानीय रूप, क्षेत्र से स्थानीय रूप से वो जब उसका किया जाता है तो विभाषा की श्रेणी आती है। और इसी
आदर्श हमारी जो हिंदी भाषा है, आदर्श जो हिंदी भाषा है, उसके वी भाषाएं हमें देखने को मिलती है। जैसे हम अपनी बात करें तो राजस्थानी, राजस्थानी यानी हमारी भाषा कौन सी थी पहले? भाषा तो थी हिंदी। ये पूरे क्षेत्र विशेष में, पूरे राष्ट्र में बोली जाने वाली है। उसके बाद वी भाषा क्या रही? वी भाषा का नेक्स्ट जो रूप देखने को मिला वो स्थानीय आधार पर हो। तो राजस्थान की जो स्थानीय भाषा है राजस्थानी, वो वी भाषा के अंतर्गत मानी जाएगी, अंतर्गत आएगी। इसी प्रकार और भी प्रांत हैं, उप प्रांत हैं, जैसे प्रांत, उप प्रांत की जो भाषा है वो उसके अंदर आएगी। जैसे हम बात करें गुजरात की, गुजराती है, मराठी है, बंगाली है, उड़िया है, असमी, पहाड़ी है, यानी अनेक प्रकार की जो प्रांत के आधार पर और उप प्रांत के आधार पर जो बांटी गई है वो भी भाषाएं आती है। तो मेरे ख्याल से आप समझ ही गए होंगे कि भाषा जो है वो हमारी जैसे राष्ट्र की जन समूह की भाषा हुई, वो भाषा के अंतर्गत वी भाषा क्या है? वो स्थानीय आधार पर, प्रांत के आधार पर या ऐप प्रांत आधार पर वो मानी जाती है। जैसे हम राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थान क्या है ये आती है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट, हम बात करेंगे बोली, मूल को देखा, उसके बाद भाषा की बात की, उसके बाद हम बात की भाषा, उसके बाद हमने बोली को। तो विद्वानों ने वी भाषा और बोली को समानार्थक माना है, समानार्थक माना है। यानी बोली और वी भाषा जो है वो एक दूसरे की समानार्थक होती है। बोली का अपेक्षित अंतर है, यानी इन दोनों में एक अपेक्षित अंतर भी, अपेक्षित अंतर इस दोनों भाषाओं में रखा गया है। अपेक्षा के माध्यम से अपेक्षित अंतर उसका रखा गया है। जैसे हम बात करें कि भाषाओं की, जैसे बोली के अंतर्गत साहित्यिक रचनाएं होती हैं, साहित्यिक रचनाएं होती हैं। जैसे रीतिकाल में जो भाषा थी हमारी उसको लेंगे, रीतिकालीन भाषा जो थी ब्रज। जैसे भक्ति काल के दौरान हम बात करेंगे, जैसे अवधि, ये क्या है? ये एक बोली है, यानी साहित्यिक रूप में जिस के अंदर हम रचनाएं देखने को मिलती है, लेकिन किसी कारणवश आगे जाकर, कालांतर में आगे जाकर वो जो भाषाएं हैं वो अपभ्रंश में रूप में काम आती है और उस भाषाओं का जो है वो विकास नहीं हो पाता पूर्ण रूप से। जैसे वो एक सीमित दायरे में दबकर ही रह जाती है, वो क्या है? बोली। यानी जैसे ब्रज के साथ ऐसा ही हुआ था। अवधि ब्रिज भाषाएं जो है पुराने समय में, वेदों में, वैदिक काल में, या हम बात करें 1000 आसपास के समय की, उसके आसपास जो साहित्यिक रचनाएं थी वो ब्रिज और अवधि में लिखी जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, कालांतर में आगे जाकर वो स्वीकृत नहीं हो पाई। और जो बोलियां हैं और उसको आगे श्रेणियों में बांटेंगे तो है जैसे कुमायूनी, कुमायूनी, बुंदेली, कुमायूनी, बुंदेली, भोजपुरी। भोजपुरी यानी ये क्या होती है? एक क्षेत्र विशेष की होती है। यानी वी भाषा में क्या था? एक पूरा प्रांत था, पूरा प्रांत था, लेकिन बोली एक क्षेत्र विशेष में लोगों की, जैसे राजस्थान में अलग अलग क्षेत्र में, राजस्थान के अंदर ही अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बोलियां देखने को मिलती है। जैसे बात करें हम मारवाड़ी, जोधपुरी,
शेखावाटी, मेवाती, ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में बोलियां बोली जाती है और उनमें अपनी अपनी साहित्य की रचनाएं भी होती है। तो बोली के अंतर्गत हम लेंगे कि ब्रिज अवधी, कुमायूनी, बुंदेली, भोजपुरी इत्यादि जो भाषाएं हैं वो बोली के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे उपबोली। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे उपबोली की। तो यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई है उपबोली। और एक व्यक्ति की भाषा को हम कह सकते हैं, एक व्यक्ति की भाषा को हम कहेंगे बोली। यानी समाज में व्यक्ति बहुत सारे रहते हैं, अलग अलग सबकी बोलियां हैं। जैसे हम बोली देते हैं अपने अपने क्षेत्रों में कि फलां व्यक्ति की ये बोली है, फलां व्यक्ति की वो बोली है, वो तो अच्छा नहीं बोलता, उसकी बोली तो खराब है, उसकी बोली तो शुद्ध है, उसकी बोली अच्छी है। तो वो क्या, एक व्यक्ति की जो भाषा है उसको बोली की श्रेणी देंगे, हालांकि वो पूरे राष्ट्र की नहीं होती और उसमें जो है महत्व भी उसका कम ही होता है। एक व्यक्ति की भाषा की बोली है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो बोली, उपबोली है। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो उपबोली के अंतर्गत आएगी। तो इस प्रकार ये जो हमने देखा है कि सबसे पहले मूल भाषा, भाषा, विभाषा, फिर बोली है, फिर उपबोली है, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई वो उपबोली हो गई। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है उसकी बात करेंगे, जैसे राष्ट्रभाषा हो गई, राजभाषा हो गई, यानी उसके बाद हम बात करेंगे 6 नंबर पे राष्ट्रभाषा, 7 नंबर पे बात करेंगे जैसे राजभाषा। राष्ट्रभाषा की हमने पहले ही बात की है, ये एक संपूर्ण राष्ट्र की भाषा होती है जो मान्य होती है, संपूर्ण राष्ट्र में बोली जाने वाली, संपूर्ण राष्ट्र की भाषा और पूरे क्षेत्र में, पूरे विश्व, पूरे देश में बोली जाने वाली वो राष्ट्रभाषा है। जैसे हिंदी, हम हिंदी की बात करेंगे, जैसे अंग्रेजी है, जैसे फ्रेंच है, जैसे फ्रेंच है, ये राष्ट्रभाषाओं के दौरान आती है। उसके बाद हम बात करेंगे राजभाषा की। तो राजभाषा जो है वो उसका राजभाषा का व्यवहार जो है पत्रकारालयों की भाषा है। इसको राजकीय भाषा भी कहा जाता है, यानी ये राजकीय भाषा के दौरान भी ये आती हैं। यानी राष्ट्रभाषा, राजभाषा, राजकीय भाषा, ये इसका जो सामान्य हमारा जो कार्यालय जो पत्र व्यवहार है, राजकाज की जो भाषा है वो राजभाषा के दौरान आएंगी। जैसे इसी में अगर बात करें तो अंग्रेजी भी है, फ्रेंच है, ये जो प्रमुख राजभाषाओं के दौरान आएंगी। इसके बाद हम 8 नंबर पर बात करेंगे टकसाली, टकसाली भाषा। टकसाली भाषा जो है भाषाओं का विकृत या परिनिष्ठित रूप, भाषाओं का परिनिष्ठित रूप, भाषाओं का परिनिष्ठित रूप जो है वो टकसाली भाषा कहलाती है। और तो प्रिय विद्यार्थियों, आज जो हमारा पहला जो प्रश्न था वो संपूर्ण होने की ओर है।
तो उसमें देखा राष्ट्र भाषा की परिभाषा थी, विशेषताएं और भाषाओं के विविध प्रकार को हमने देखा। जैसे भाषा है वो भाष धातु से बनी है, भाषा का जो भाषा है विचारों को आदान प्रदान करने का माध्यम होती है। और भाषा की हमने बहुत सारी विशेषताएं भी देखी कि भाषा की विशेषताएं उसका अर्जन होता है, अनुकरण नहीं होता, अर्जित संपत्ति है, पैतृक संपत्ति नहीं है, भाषा सामाजिक वस्तु है, चिर परिवर्तनशील के योग्य है, भाषा का अंतिम रूप नहीं होता, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर बढ़ती है, इत्यादि बहुत सारी हमने भाषाओं के विशेषताओं की बात की। फिर भाषा विज्ञान की दृष्टि से हमने देखा उसके विभिन्न रूप, यानी मूल भाषा के रूप में अगर हम बात करें तो बारोपीय भाषा के परिवार को माना जाता है। और उसके बाद जैसे मूल भाषा से ही भाषा निकल कर आई, विकास हुआ, उसके बाद भाषा और विभाषा, फिर बोली, उपबोली, उसके बाद राष्ट्रभाषा, फिर राजभाषा और अंत में हमारी जो थी टकसाली भाषा। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि ये जो क्वेश्चन जो था वो आपको समझ आ गया होगा। तो पहला हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है का जो चल रहा है वो ऑनलाइन क्लासेस के नाम से चल रहा है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।